गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा सॉरी कि मुझे आप लोगों को इस वीडियो के लिए इतना वेट करना पड़ा कि मैं काफी दिनों से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, कोई वीडियो नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, उसके थोड़ा सा 2-4 दिक्कत आ गई थी इसलिए नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक आपका शुरू करते हैं। तो आपका जो आज का टॉपिक है बेटा वो है हमारा ओइंग टू वर्सेस ड्यू टू। ओइंग टू और ड्यू टू। एक्चुअली में कुछ बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया था, मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज वगैरह आए थे कि सर ये ओइंग टू और ड्यू टू हमें काफी कंफ्यूज करता है, आप इसके ऊपर एक वीडियो एक लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा बता देना हमें। कि जैसे कुछ मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि सर कई बार सेंटेंस की शुरुआत में ड्यू टू दे रखा होता है तो उसमें हम लोग एरर बुक्स एरर बता देते हैं कि वहां पर ओइंग टू आता है। कई बार ड्यू टू से ही सेंटेंस शुरू करके सेंटेंस सही बता दिया जाता है, तो उसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर कई बार तो हमें बताया है कि ड्यू टू से सेंटेंस शुरू नहीं करना है, कई बार हमें पता चलता है कि सर ड्यू टू से सेंटेंस सही शुरू भी हो सकता है। तो एक्चुअल में ड्यू टू में और ओइंग टू में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं उसको लेकर आप एक वीडियो एक लेक्चर बता देना दे देना हम लोगों को, ताकि हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो उसी बात को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं बेटा कि ड्यू टू और ओइंग टू में बेसिकली डिफरेंस क्या क्या होते हैं। हालांकि इस टॉपिक पर हम लोग 2 वीडियोस पढ़ेंगे, 2 क्लासेस होनी है, एक तो आज वाला लेक्चर होगा और एक लेक्चर आपको कल मिल जाएगा ड्यू टू का और ओइंग टू का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा ये कि ये जो हमारा ओइंग टू होता है इट इज अ प्रेपोजिशन। क्या होता है मेरे भाइयों? ओइंग टू होता है सर एक प्रेपोजिशन जिसका मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ। सर ओइंग टू अपने आप में एक प्रेपोजिशन होता है जिसका मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ मतलब अगर हिंदी में आप मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो मीनिंग निकल कर आता है सर के कारण। अच्छा, जैसे कि he could not come on time owing to heavy traffic। कि he could not come on time owing to heavy traffic, कि वह समय पर सॉरी कुड नोट कर लेना बेटा, सॉरी, कि वह समय पर नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? हैवी ट्रैफिक के कारण, कि ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण वह समय पर नहीं आ सका। तो सर ओइंग टू का जो हम लोगों का मीनिंग होता है, ओइंग टू का मीनिंग होता है बेटा बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब हो गया के कारण। ठीक सर। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे वर्ड पर। दूसरा वर्ड था हमारा ड्यू टू। अब आपको समझना ये है बेटा कि यहां पर जो ये ओइंग टू कंप्लीट फ्रेज लिखा हुआ है, ओइंग प्लस टू दोनों मिलकर प्रेपोजिशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ओइंग प्रेपोजिशन है, ये अकेला टू ही प्रेपोजिशन है। ओइंग टू कंप्लीट फ्रेज जो होता है ये आपका प्रेपोजिशन होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कभी कभी नियर टू की, या हम लोग बात करते हैं कभी कभी जैसे अभी आपके सामने लिखा हुआ भी है बोर्ड पर सर बिकॉज ऑफ की। सर बिकॉज हमारा कंजंक्शन होता है, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन होता है, लेकिन अगर दोनों एक साथ लिखे हो तो बिकॉज ऑफ, आप सभी लोग जानते हैं कि बिकॉज ऑफ जो होता है सर ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन होता है। सेम वैसे बेटा मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि ये ओइंग टू जो है ये कंप्लीट फ्रेज प्रेपोजिशन है। आप बाद में इस बात की कंफ्यूजन में मत रह जाना कि टू ही हमारा प्रेपोजिशन था, ओइंग प्रेपोजिशन नहीं था। ओइंग टू कंप्लीट मिलकर एक प्रेपोजिशन होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट आप लोगों को यहां पर एक और देना चाहता हूं। अकेला ओइंग, खाली ओइंग जो वर्ड है, ऐसा कोई भी वर्ड इंग्लिश ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास, चलिए यहीं पर लिख देते हैं कि अगर खाली आपके पास ओइंग लिखा हुआ है तो ये वर्ड जो होता है बेटा ये अन इंग्लिश होता है। अन इंग्लिश होने का मतलब ये आपका एक एरर होता है। अकेला ओइंग अपने आप में कोई वर्ड नहीं है। ओइंग के साथ जब आप लोग टू लिखते हो तो एक कंप्लीट वर्ड आपको एक प्रेपोजिशन बनता है जिसका मीनिंग बिकॉज ऑफ या के कारण मिलता है। ठीक है सर। अब आते हैं इस वर्ड पर ड्यू टू पर। तो बेटा अगर ड्यू टू को समझना है
तो ड्यू टू में थोड़ा चेंज होता है। ड्यू टू में क्या चेंज होता है कि सर यहां पर जो ड्यू लिखा हुआ है ये ड्यू होता है अपने आप में बेटा एक एडजेक्टिव, और ये जो टू इसके साथ लिखा हुआ है ये आपका बनता है प्रेपोजिशन। कि अकेला ड्यू एडजेक्टिव होता है, टू प्रेपोजिशन होता है, जबकि ओइंग टू कंप्लीट एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। ठीक है। हालांकि अगर मीनिंग की बात आए तो सर ड्यू टू का जो हिंदी मीनिंग मिलता है, ड्यू टू का भी हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब मीनिंग तो आपको वही मिल रहा है, के कारण। मीनिंग इसका ही वही है बेटा, बिकॉज ऑफ, के कारण। जैसे कि ही कुड नॉट गेट द एंट्री ड्यू टू हिज इल बिहेवियर। He could not get entry due to his ill behavior, कि उसे एंट्री नहीं मिल सकी। उसे एंट्री नहीं मिल सकी। क्यों नहीं मिल सकी? ड्यू टू, के कारण। किस चीज के कारण? हिज इल बिहेवियर, उसके बुरे बर्ताव के कारण उसको एंट्री नहीं मिल सकी। अब अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो सर एक बात समझाना कि सर ओइंग टू का हिंदी मीनिंग भी बिकॉज ऑफ है, ड्यू टू का मीनिंग भी बिकॉज ऑफ है। मतलब इन अ नटसेल ओइंग टू का मतलब भी के कारण, ड्यू टू का मीनिंग भी के कारण। अब अगर दोनों का मीनिंग सेम है तो सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दैट इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग अबाउट ओइंग टू एंड ड्यू टू, कि दे हैव सिमिलर मीनिंग्स बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देयर मीनिंग्स एंड देयर फंक्शंस। सर मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम होने वाले से फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसी को समझने के लिए हम लोग आज का लेक्चर अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो पहले आप लोग इतनी बात दिमाग में रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है अभी तक के लिए जितना आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ओइंग टू फ्रेज अपने आप में एक प्रेपोजिशन होता है और ड्यू टू में ड्यू एडजेक्टिव होता है, जबकि टू इसके साथ लिखा हुआ वर्ड प्रेपोजिशन होता है। इज दैट क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे लेक्चर इसमें कि ये सेंटेंस ही सुपर पढ़ेंगे। फर्स्ट सेंटेंस बेटा कि द मैन वॉज वॉकिंग slowly. The man was walking slowly. Dash his bad leg. It is your first sentence. The man was walking slowly. Dash his bad leg. Options हैं because of, owing to, और सी थर्ड ऑप्शन है आपका ड्यू टू। द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली डैश इज बैड लेग। सर बिकॉज ऑफ आना है, ओइंग टू आना है या ड्यू टू आना है। अब बेटा एक बात आप ना हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जब कभी भी आपके पास एग्जाम में एक ऐसा सेंटेंस आए जिसमें तीनों ही ऑप्शन हो, बिकॉज ऑफ भी है, ओइंग टू भी है और ड्यू टू भी है, तो इतना हम लोग अभी जान चुके हैं कि सर जब ओइंग टू का मीनिंग आपने लिखा था तो ओइंग टू का मीनिंग में बिकॉज ऑफ आया था, ड्यू टू का जब मीनिंग आपने लिखा था तो ड्यू टू का मीनिंग में बिकॉज ऑफ आया था। तो बेटा बात ये है कि अगर तीनों वर्ड्स आपके ऑप्शन में दे रखे हैं तो बिना ओइंग टू और ड्यू टू में टाइम वेस्ट किए फर्स्ट ऑप्शन आपका बिकॉज ऑफ करेक्ट माना जाएगा हमेशा। अगर बिकॉज ऑफ के साथ ओइंग टू, बिकॉज ऑफ के साथ ड्यू टू या बिकॉज ऑफ के साथ ओइंग टू ड्यू टू दोनों ही दे रखे हैं तो आप ओइंग टू और ड्यू टू पर जंप करने की बजाय आप बिकॉज ऑफ को टिक करिए, आपका आंसर करेक्ट मान लिया जाता है। ठीक है सर। चलो तो बेटा बिकॉज ऑफ इसमें आ ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अगर बाई चांस ऑप्शन में बिकॉज ऑफ ना होकर ओइंग टू और ड्यू टू में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता तो हम लोग किसको सिलेक्ट करते हैं? तो एक बात समझना, अभी मैं आपको सेंटेंस काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि सर सेंटेंस में अगर बिकॉज ऑफ लिखा जाएगा तो सेंटेंस बनेगा ये कि द मैन वॉज
वॉकिंग स्लोली बिकॉज ऑफ हिज बैड लेग। ये सेंटेंस बन जाएगा भैया कि द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली बिकॉज ऑफ हिज बैड लेग, कि आदमी अपने खराब पैर के कारण धीरे चल रहा था। कि आदमी अपने खराब पैर के कारण धीरे चल रहा था, मतलब उसके पैर में कोई चोट वोट लगी है, उसके कारण वो व्यक्ति धीरे चल रहा था। अब यहां से मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रख रहा हूं, उन दोनों को ध्यान से देखना। इज द बैड लेग, सॉरी ऐसे लिखना, इज हिज बैड लेग the reason why he was walking slowly, ठीक, and is his bad leg the cause which made him walk slowly। अब आपको मुझे ये बताना है कि इस सेंटेंस के थ्रू कि द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली बिकॉज ऑफ हिज बैड लेग के थ्रू मैं इन दोनों में से कौन सी बात कहना चाहता हूं। सेंस लगाइए और बताइए जरा, लगाओ बेटा सेंस, दोनों से कौन सी बात लॉजिकल पॉसिबल है। देखो मेरी बात दोबारा ध्यान सुनना। द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली एज हिज बैड लेग, कि आदमी अपने खराब पैर के कारण धीरे चल रहा था। तो सर जब के कारण वाला सेंस है, बिकॉज ऑफ वाला सेंस है, तो हमने अभी पढ़ा कि सर बिकॉज ऑफ ओइंग टू के मीनिंग से मिल रहा था, बिकॉज ऑफ ड्यू टू के मीनिंग से मिल रहा था। तो मैं भी आप लोगों को ये समझा रहा था कि सर अगर सेंटेंस में आपके ऑप्शन में बिकॉज ऑफ दिया गया है तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप ओइंग टू ड्यू टू के बारे में मत सोचिए, आप बिकॉज ऑफ को टिक कर देना, आपको आंसर करेक्टली मिल जाएगा, आपको आपका मार्क मिल जाएगा अगर आप बिकॉज ऑफ को टिक करके आते हो तो। लेकिन बात ये थी सर अगर ऑप्शन में बिकॉज ऑफ नहीं होता, बिकॉज ऑफ के अगर हमें ओइंग टू और ड्यू टू में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता तो हम लोग किसको सिलेक्ट करते हैं और किस बेस पर सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए बेटा मैंने दो स्टेट मतलब एक तो सेंटेंस आपका ही बन जाएगा ब्लैंक फिल करके, द मैन वाज वॉकिंग स्लोली, व्हाई वाज ही वॉकिंग स्लोली, बिकॉज ऑफ हिज बैड लेग। ठीक सर। अब बात ये थी कि इज हिज बैड लेग द रीजन व्हाई ही वाज वॉकिंग स्लोली, और इज हिज बैड लेग द कॉज व्हिच मेड हिम वॉक स्लोली, कि क्या उसका खराब पैर उसके धीरे चलने का रीजन है या उसका खराब पैर उसके धीरे चलने का कोज है, ये समझना था। अब दिक्कत तो हमारे साथ एक और आएगी कि सर रीजन और कोज में क्या अंतर है। हिंदी मीनिंग तो दोनों का एक ही होता है। हिंदी मीनिंग क्या होता है, रीजन का मीनिंग भी के कारण होता है, कोज का मतलब भी कारण होता है, रीजन भी कारण होता है, कोज भी कारण होता है। अब इन दोनों बातों में अंतर क्या है, कहां पर रीजन का यूज करते हैं, कहां पर कोज का यूज करते हैं। तो बेटा एक बात ध्यान सुनना, रीजन हम लोग लगाते हैं तब जब हमारा कोई काम होता है इंटेंशनल। कैसा काम होता है बेटा, इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब ये कि जब हम किसी काम को जानबूझकर करते हैं। ठीक। कोज होता है अनइंटेंशनल। मतलब एक तरीके से आप मजबूरी समझ लीजिए, या कोई काम जो करना पड़ता हो, करना पड़ रहा है, वो आपका कोज होता है। किसी वजह से कोई काम करना पड़ रहा है तो वो कोज होता है। किसी काम को हम जानबूझकर करते हैं फिर हम लोग उसका कारण दे रहे हैं तो वो उसका हमारा रीजन होता है। अब मेरी बात थोड़ा, मैं इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ दोनों बातों को। अगर आपने रीजन कहा है तो रीजन आप कहने का मतलब ये हुआ कि वो उस व्यक्ति का पैर पहले से ही खराब था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे इसलिए चल रहा था कि ताकि वो ये चाहता था कि मेरे पैर में और ज्यादा चोट ना आए और ज्यादा नुकसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मानना है कि किसी व्यक्ति के पैर में कोई चोट लग जाती है, पैर में ब्लीडिंग हो रही है। अब जब पैर में ब्लीडिंग हो रही है तो व्यक्ति धीरे धीरे इसलिए चल रहा है
ताकि उसके पैर में और ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। अगर वो चाहे तो वो तेज चल सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा है ताकि उसके पैर में और ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो बेटा अगर रीजन कहा है ना, तो ये ही वॉज वॉकिंग स्लोली जो है कि जो व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है, ये काम हुआ इसका इंटेंशनल। ये अपनी मर्जी से अब धीरे धीरे चल रहा है कि भैया मेरे पैर में चोट लगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे पैर में और ज्यादा चोट लगे, तो वो तो गया इंटेंशनल। अच्छा, अगर आप करो इज हिज बैड लेग द कॉज व्हिच मेड हिम वॉक स्लोली, का मतलब ये है कि अगर वो व्यक्ति चाहे भी ना कि मैं तेज चल लूं, तब भी वो तेज नहीं चल सकता। उसके पैर में चोट इतनी ज्यादा लगी हुई है कि वो चाहकर भी तेज चलना चाहे तो वो चाहकर भी तेज नहीं चल सकता। तो अब क्या हुआ, ये जो वॉक स्लोली है वो तो धीरे धीरे चल रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो यहां पर धीरे धीरे चल रहा है, ये धीरे धीरे, सॉरी बेटा वो वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, वीडियो पॉज हो गया था। चलिए, हाँ तो मैं क्वेश्चन आप लोगों से अराइज कर रहा था कि यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ था कि इज हिज बैड लेग द कॉज व्हिच मेड हिम वॉक स्लोली, कि अगर ये कॉज है, अगर इसका धीरे चलना इसके बैड लेग इसके धीरे चलने का कॉज बन रहा है, तो भैया कॉज जो होता है वो इंटेंशनल होगा कि अनइंटेंशनल होगा। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर वो धीरे चल रहा है कि भैया पैर में और ज्यादा चोट ना लगे इस तरीके से, और कॉज का मतलब ये कि पैर में पहले से इतनी चोट लगी हुई है कि वो चाहकर भी तेज नहीं चल पा रहा है। तो सर अगर कॉज है, मजबूरी है उसकी, तो मजबूरी का मतलब ये हुआ कि भाई ये चाहकर भी, अगर चाहे भी नहीं मैं तेज चल लूं तो ये तेज चल नहीं सकता। तो अगर तेज चल नहीं सकता तो यहां पर जो वॉक स्लोली है सर, ये हुआ इसका अनइंटेंशनल। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने एक स्टेटमेंट बोलता हूं, उसको थोड़ा ध्यान सुनना। मैं बोलता हूं कि मेरी तबीयत खराब होने के कारण या मुझे बुखार आने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, मुझे बुखार होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। तो अब सेंस लगाइए कि मेरे को बुखार आना है, ये ना पढ़ाने का रीजन है या ना पढ़ाने का कोज है। मेरे बुखार आने के कारण या मुझे बुखार होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, तो मेरा बुखार आना मेरे ना पढ़ाने का रीजन हुआ या कोज हुआ। सेंस लगाइए जरा, फटाफट सोचो जरा, कॉमन सेंस लगाकर। देखो बेटा, अगर आप लोग सोचोगे ना कि मेरे बुखार आने के कारण या मुझे बुखार होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, तो यहां पर ये दोनों ही बातें पॉसिबल है। ये रीजन भी हो सकता है और ये कोज भी हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे थोड़ा बुखार है, अब मुझे थोड़ा बुखार है लेकिन मैं फिर भी आपको नहीं पढ़ा सकता। क्यों? मेरे दिमाग में ये बात है कि यार मैं अगर पढ़ाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। तो पढ़ाना तो मेरे बस में है, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इंटेंशनल हुआ। इंटेंशनल होने का मतलब वो उस समय बन जाएगा आपका रीजन। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ऐसे हो सकता है कि सर मान लीजिए मुझे बुखार ही इतना तेज है कि अगर मैं चाहूं भी ना कि मैं पढ़ा दूं, मैं तब भी नहीं पढ़ा सकता। तो अब ना पढ़ाना क्या बन जाएगा भैया? वो मजबूरी बन जाएगा। मजबूरी बनने का मतलब वो कॉज बन गया। तो ये जो स्टेटमेंट आपके सामने बोला गया कि मुझे बुखार होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, तो मेरा बुखार होना मेरे ना पढ़ाने का रीजन भी बन सकता है और ना पढ़ाने का कॉज भी बन सकता है। अब अगर आपको रीजन और कॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, बेटा दोबारा मेरी बात पर थोड़ा ध्यान समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूं, लेकिन आप सेंस लगाओगे, समझने की कोशिश करोगे तो सोने डेफिनेटली आ जाएगा। रीजन का मतलब होता है जब चीजें हमारे बस में है कि हम चाहे तो हम कर भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रीजन। और कॉज का मतलब फिर हमारे इंटेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे इंटेंशन का वहां पर कोई इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है। चाहे तब भी नहीं कर सकते हैं, ना चाहे तब भी नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात ये होती है। अब ये रीजन और कॉज अगर आपको क्लियर हुआ है तो बेटा मैं आपको ड्यू टू और ओइंग टू का सबसे सिंपल और मोस्ट ऑथेंटिक वे ऑफ डिफरेंशिएशन वो क्लियर कर लेते हैं कि सर अगर सेंटेंस में आप यूज करते हो किसका, ओइंग टू का, किसका बेटा? अगर सेंटेंस में यूज किया जाता है ओइंग टू का, तो ध्यान रखिएगा ओइंग टू जो रिप्रेजेंट करेगा, ओइंग टू रिप्रेजेंट करता है हमेशा आपके रीजन को। और अगर सेंटेंस में आपने यूज कर रखा है किसका, ड्यू टू का, तो बेटा ड्यू टू आपके रिप्रेजेंट करता है सेंटेंस में हमेशा किसको भैया, कॉज को। ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई काम इंटेंशनली हुआ है तो उसके लिए ओइंग टू लगाइए,
कोई काम अनइंटेंशनली हुआ है, मजबूरी में हुआ है, तो उसके लिए आप उसके लिए आप ड्यू टू लगाइए। अब ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ था कि द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली डैश इज बैड, कि आदमी अपने खराब पैर के कारण धीरे चल रहा था। तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी थी कि सर हो सकता है उसके पैर में थोड़ी चोट लगी है, वो तेज इसलिए नहीं चल रहा है कि कहीं उसे ऐसा फील हो रहा हो कि भाई तेज चलूंगा तो चोट ज्यादा लग सकती है, चोट ज्यादा बढ़ सकती है। तो इंटेंशनल हुआ, इंटेंशनल होने का मतलब रीजन बन रहा है, तो रीजन के लिए तो बेटा आपका ओइंग टू सही हो जाएगा, वन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा तरीका यह था कि सर मान लीजिए उसके पैर में पहले से ही इतनी चोट लगी हुई है कि अगर वो चाहे भी तो वो चाहकर भी तेज नहीं चल सकता, तो अगर वो चाहकर भी तेज नहीं चल सकता तो अब तो धीरे चलना उसकी मजबूरी बन गई। मजबूरी बनने का मतलब अनइंटेंशनल हुआ, और अनइंटेंशनल मतलब कॉज बना, तो कॉज बना बेटा, तो इस सेंटेंस में तो यूज आपके ड्यू टू का भी हो सकता है। अब यहीं पर आप में से कई बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि सर अगर एग्जाम में तीनों ऑप्शन आए तो क्या करना होगा। तो बेटा पहली बात तो ये कि मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एंड जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे कि तीनों करेक्ट आंसर आपको दे दिए जाए, लेकिन फिर भी कई बच्चे बोलते हैं सर आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो बेटा मैंने आप लोगों से बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स करते समय, इंप्रूवमेंट्स करते समय जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिल जाए आप उसको टिक कर देते हैं। बिकॉज ऑफ आता तो वो तो क्लियर हो चुका है कि बिकॉज ऑफ के साथ ओइंग टू है, ड्यू टू कुछ भी हो तो बिकॉज ऑफ इज ऑलवेज करेक्ट। ओइंग टू पहले दे रखा है तो ओइंग टू सही है, ड्यू टू पहले दे रखा होता तो ड्यू टू पहले सही होता। ठीक है सर, हाँ जी। तो अभी जो बेटा मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था वो वाला, उसको देख लेते हैं एक सेकंड जरा। ये बात ध्यान रखना बेटा जरूर कि ओइंग टू रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, ड्यू टू आपके कॉज को रिप्रेजेंट करेगा। रीजन इंटेंशनल होता है जो जानबूझकर करते हैं, कॉज अनइंटेंशनल होता है जो हमसे मजबूरी में हो जाता है। चलो इसको लिख ही देता हूं। क्या कि सर अगर सेंटेंस में ओइंग टू आएगा तो इट विल रिप्रेजेंट योर रीजन, और अगर सेंटेंस में ड्यू टू आएगा तो इट विल रिप्रेजेंट योर कॉज। हाँ जी, तो सर बात ये थी कि माय इलनेस आई कैन नॉट टीच यू, डैश माई इलनेस आई कैन नॉट टीच यू, कि मेरी बीमारी के कारण, आई कैन नॉट टीच यू, मेरी बीमारी के कारण मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता। तो बेटा जब ये बात बोली जाए, सीधा एग्जांपल हमने भी डिस्कस करा भी था, ये एग्जांपल डिस्कस करा था कि अब ये जो बीमारी है ये मेरे ना पढ़ाने का रीजन बनेगा या कॉज बन रहा है। बेटा सिंपल सी बात एक्सप्लेन किया है मैंने कि सर ये रीजन भी हो सकता है, कॉज भी हो सकता है। तो बेटा अगर दोनों ही हो सकता है ना, तो अब आप यहां पर ड्यू टू भी लगा सकते हैं, और अब आप यहां पर ओइंग टू भी लगा सकते हैं। अब यही बात आपको समझनी थी कि सर अब जो आप लोगों ने बेटा किताबों में पढ़ा था कि सेंटेंस की शुरुआत ओइंग टू से होती है, ड्यू टू से नहीं होती है। देख लो बेटा ड्यू टू से भी कर सकते हैं कई बार। फिर हाँ आपने पढ़ा था कि सेंटेंस के बीच में किताब जो बच्चे मुझसे इंटरेक्ट करते हैं बेटा, मैं उसी के बेस पर ही बात बता रहा हूँ कि सर सेंटेंस के बीच में ड्यू टू नहीं आता है, सेंटेंस के बीच में हमेशा ओइंग टू आता है। तो बेटा इससे जस्ट पहला वाला एग्जांपल था, जो इससे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें आप लोगों ने देख लिया सेंटेंस की शुरुआत में तो सॉरी सेंटेंस के बीच में ड्यू टू भी सही हो रहा था। तो ये जस्ट ये सीधे रखने वाली बात है कि शुरुआत में ये आना है, बीच में ये आना है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि ओइंग टू रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ड्यू टू आपके कॉज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है सर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, पुलिस lost the suspect dash a huge crowd। ऑप्शंस वही हैं आप लोगों के, बिकॉज ऑफ, owing to, and the third one is due to। फटाफट आंसर करो बेटा, सोचिए क्या आना है। द पुलिस लॉस्ट द सस्पेक्ट डैश अ ह्यूज क्राउड। देखो बेटा सीधी सी बात है
कि सर अभी हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि सर बिकॉज ऑफ जो मीनिंग है तो ओइंग टू का भी मीनिंग होता है, ड्यू टू का भी मीनिंग होता है, तो बिकॉज ऑफ तो दोनों के मीनिंग में है, तो बिकॉज ऑफ इज ऑलवेज करेक्ट, बिकॉज ऑफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आते हैं ओइंग टू और ड्यू टू में से किसी एक को सिलेक्ट करने की जब बारी आएगी कि पुलिस लॉस्ट द सस्पेक्ट, मैं आपके सामने लिख देता हूं क्वेश्चन बनाकर पूरा ये, कि पुलिस लॉस्ट द सस्पेक्ट because of a huge crowd। ये क्वेश्चन कि पुलिस लॉस्ट द सस्पेक्ट बिकॉज ऑफ अ ह्यूज क्राउड, कि पुलिस ने सस्पेक्ट को एक भीड़ का, बड़ी भीड़ के कारण सस्पेक्ट पुलिस से छूट गया। सस्पेक्ट मतलब अपराधी, इस पे संदेह होता है कि बड़ी भीड़ के कारण पुलिस से अपराधी छूट गया। कि ऐसा इमेजिन करके चलना कि पुलिस किसी अपराधी को पकड़ कर लेकर जा रही थी किसी मार्केट वगैरह से, वहां पर काफी भीड़ थी, उस भीड़ का फायदा उठाकर वो जो अपराधी था वहां से छुटकर भाग गए। अब मुझे आप लोग एक बात समझाना, जब ये पुलिस से छुटकर सस्पेक्ट भागा है तो ये पुलिस के लिए अपराधी को छोड़ना इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, कि पुलिस ने जो अपराधी को छोड़ा होगा या पुलिस से जो अपराधी छूटकर भागा है वो इंटेंशनल एक्शन हुआ है या अनइंटेंशनल एक्शन हुआ है। कि पुलिस ने अपराधी को, बड़ी भीड़ को देखा कि भैया भीड़ काफी इकट्ठी हो रही है, तो पुलिस ने जानबूझकर अपराधी को छोड़ दिया कि भाई यहां से निकल जाओ आप, या वो जो अपराधी वहां से निकला, बड़ी भीड़ को देखकर जो पुलिस से अपराधी छूटकर निकल गया वो अनइंटेंशनल हुआ, पुलिस चाह नहीं रही थी कि ऐसा हो, फिर भी ऐसा हुआ। सोचो बेटा फटाफट से, ऐसा तो ये तो इलॉजिकल है ना कि भीड़ देखी कि पुलिस अपराधी को पकड़कर लेकर आ रही है, उसने देखा कि भाई काफी सारी भीड़ है तो अपराधी को छोड़ दे, भीड़ के कारण यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है, भीड़ है काफी सारी, तो हम अपराधी को छोड़ दें, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब क्या होगा कि पुलिस से जो अपराधी छूटकर भागा है तो ये इंटेंशनल एक्शन तो नहीं है पुलिस का। अब इंटेंशनल एक्शन ना होने का मतलब तो ये हुआ कि सर ये रीजन तो बना ही नहीं है, अब ये रीजन तो रहा ही नहीं है, तो रीजन नहीं मतलब इंटेंशनल नहीं रहा तो नहीं बना बेटा अनइंटेंशनल, जानबूझकर हुआ है, सॉरी मजबूरी में हुआ है एक्शन। तो अगर अनइंटेंशनल तो सर क्या बनता है, अनइंटेंशनल को हम लोग क्या कहते हैं भैया, कॉज कहते हैं। अब एक बात समझाएंगे मुझे, आप लोग आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है बेटा, अगर ये कॉज है रीजन नहीं है तो कॉज के लिए ड्यू टू लगाऊंगी, कॉज के लिए ओइंग टू लगाऊंगी, बोलो फटाफट से। कॉज के लिए सर यूज किसका होगा, ड्यू टू का यूज होगा। तो बेटा यहां पर आपका ये ओइंग टू कंप्लीटली इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट आंसर इज ड्यू टू, कि पुलिस लॉस्ट द सस्पेक्ट ड्यू टू अ ह्यूज क्राउड। इज दैट क्लियर? सीधी सी बात है बेटा कि पुलिस से जब सस्पेक्ट छूटकर भागा है भीड़ के कारण, तो पुलिस ने भीड़ को देखकर अपराधी को जानबूझकर तो नहीं छोड़ा है, तो जानबूझकर नहीं छोड़ा है, अभी लिखा हुआ था आपके सामने बोर्ड पर, यहीं पर लिखा था कि जानबूझकर का मतलब था इंटेंशनल, इंटेंशनल का मतलब था रीजन, और रीजन का मतलब था ओइंग टू। अब पुलिस ने अगर जानबूझकर नहीं छोड़ा है तो रीजन खत्म, मतलब ओइंग टू खत्म, तो वहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा भैया, ड्यू टू। मतलब बात का सीधा सा है कि देखिए सर आपने अभी जो हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे कि सेंटेंस के बीच में हम लोग यूज करते हैं तो ओइंग टू का यूज करते हैं, तो भैया यहाँ तो सेंटेंस के बीच में भी आपका ड्यू टू आ गया है। तो चीजों को ना बेटा कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखना सीखो, पढ़ना सीखो, रटने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए। चलो बेटा अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई जो अभी तक आपके सामने चल रही है कि सर अगर ओइंग टू है तो मतलब अगर रीजन है तो रीजन के लिए हम लोग ओइंग टू का यूज करते हैं, और सेंटेंस में कोज है तो कोज के लिए ड्यू टू का यूज करते हैं। तो बेटा अब आता है आपका अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है कि ऑल दिस कंफ्यूजन all this confusion is dash that
मैसेज। अब ऑप्शन में आई होप बिकॉज ऑफ को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप लोग समझ चुके हैं। आपके सामने सीधे सीधे दो ही ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ओइंग टू और ड्यू टू। ऑल दिस कंफ्यूजन इज डैश डैश मैसेज, कि ये सारा कंफ्यूजन उस मैसेज के कारण है, ये सारा कंफ्यूजन उस मैसेज के कारण है। अब आप मुझे जरा फटाफट बताएंगे कि कंफ्यूजन इंटेंशनली होता है या अनइंटेंशनल होता है। बेटा मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि इस टॉपिक की पहली वीडियो है, इससे रिलेट होकर एक वीडियो और मिलेगी आप लोगों को ओइंग टू और ड्यू टू के। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अगले वीडियो में आपको और क्वेश्चंस मैं ओइंग टू और ड्यू टू से रिलेटेड कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको आपके कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑल दिस कंफ्यूजन इज डैश दैट मैसेज, कि ये सारा कंफ्यूजन उस मैसेज के कारण है। तो जो बेटा कंफ्यूजन्स होते हैं, फटाफट बताओ, कंफ्यूजन कभी इंटेंशनली होते हैं? क्या आप जानबूझकर कभी कंफ्यूज हो सकते हो कि नहीं भैया आज खाली बैठे चलो मन कर रहा है कंफ्यूज ही हो जाए, आज इंटेंशन हो रहा है, मर्जी कर रही है कंफ्यूज होने की, मन कर रहा है कंफ्यूज होने का? नहीं ना, सर कंफ्यूजन कभी इंटेंशनली तो होते ही नहीं है। तो इंटेंशनल तो खत्म हो गया, इंटेंशनल खत्म होने का मतलब बेटा रीजन खत्म हो गया, तो बचा क्या? अनइंटेंशनल। और अनइंटेंशनल का मतलब क्या बनेगा भैया? ये बना कॉज। और अगर ये कॉज बन रहा है तो कॉज के लिए सर हम लोग किसका यूज करेंगे? इज दैट क्लियर? देखो बेटा मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि कुछ टॉपिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट हमारे इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिनको हम सिंपली नहीं पढ़ सकते। आप रूल्स बनाकर हर चीज को याद नहीं रख सकते हो। अगर चीजों को बेहतर तरीके से सीखना है तो यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। आपको थोड़ा अपनी तरफ से सोचना चाहिए। ये नहीं है कि भैया अगर किसी ने कह दिया कि इसके साथ ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, ऐसा होता है तो क्यों होता है, सीधी सी बात वो मैटर करती है, ठीक है। ध्यान रखना, जो आपको आज की वीडियो में बताया गया है कि सर ओइंग टू रीजन के लिए आना है, ड्यू टू कॉज के लिए आना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीजन क्या होगा सर? रीजन आपका इंटेंशन होता है, और कॉज सर इंटेंशनल होता है, और ये होता है अनइंटेंशनल। ये बात आई होप कि आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक सर। चलिए बेटा आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू, बाय। बाकी इन योर नेक्स्ट लेक्चर।